हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया कि इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की मान लो एक वीडियो मिलेगी कम से कम, जिसका कंटेंट क्या होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आज हम मान लो फिजिक्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियोस में अपनी में आपको मान लो डायरेक्ट मेथड पढ़ाए हैं कि भाई डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड कौन कौन से यूज किए जाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड भी समझाए हैं जिसमें मान लो लार्ज डिस्टेंस है ना, बड़े बड़े डिस्टेंस हो, जैसे मान लो मून से अर्थ का, मान लो अर्थ से मान लो प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड मैंने आपको क्या है कि भाई डिफरेंट वीडियो में समझा दिए। आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे जिसमें हम छोटे छोटे डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे। छोटे छोटे सर कौन से डिस्टेंस, छोटे छोटे का मतलब बहुत छोटे डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको मान लो इस टॉपिक में क्या पढ़ाना है, साइज ऑफ एटम। मान लो साइज ऑफ एटम हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या साइज ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हमें पता है सर साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसे इनडायरेक्ट मेथड से कैसे हम मेजर कर सकते हैं, आज वो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक साइज ऑफ, पहले तो लिख लो, हेडिंग डालो, इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द क्या होगा, स्मॉल डिस्टेंस। उसके अंदर हम पढ़ेंगे साइज ऑफ क्या हो गया, मॉलिक्यूल। तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस, उसके अंदर डालो साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो चलो शुरू करते हैं कि भाई कैसे किसी मॉलिक्यूल का साइज क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, वो समझने से पहले एक तो बात क्या है कि भाई मैं आपको क्या है सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो चलो पहले तो मान लो कि भाई साइज ऑफ मॉलिक्यूल को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए क्या क्या सेटअप लेना है या क्या लेना है, उसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैं इस मान लो साइज ऑफ मॉलिक्यूल को मेजर करने के लिए हमने क्या लेना है, पहले एक ऑलिक एसिड लेना है। ठीक है, मान लो क्या लिया, इसमें ऑलिक एसिड, लिखते जाना साथ साथ में ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड का मान लो कितना वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है ना, 1 सीसी वॉल्यूम क्या किया कंसीडर, 1 सीसी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने वॉल्यूम का किया कंसीडर किया। उसके बाद ऑलिक एसिड को किससे मिक्स किया, मान लो अल्कोहल, अल्कोहल लिया। अल्कोहल का कितना वॉल्यूम लिया हमने, मान लो कितना 500 सीसी क्या लिया, वॉल्यूम लिया। और 500 सीसी का मतलब सर 500 सेंटीमीटर क्यूब हमने वॉल्यूम ऑफ क्या लिया, अल्कोहल लिया। ठीक है, तो मान लो कि भाई हमने ऑलिक एसिड लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब और अल्कोहल लिया 500 सेंटीमीटर क्या है क्यूब। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई मान लो हमने क्या किया, मतलब इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके एक क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो चलो बना के देखते हैं। मान लो इधर मैंने क्या लिया, एक कंटेनर, कंटेनर में मैंने क्या किया, सबसे पहले मान लो अल्कोहल लिया। सर आपने लिखा है कितना अल्कोहल लेना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया। और यहां से मैंने क्या किया, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने क्या डाला, मान लो आपका ऑलिक एसिड क्या किया, ऐड किया। तो सर मुझे पता है कि भाई जब मान लो क्या करेंगे, मान लो 500 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड ऐड करेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो कितना वॉल्यूम मान लो इस सॉल्यूशन का बना होगा, तो आपका आंसर होगा सर ये 501 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, मान लो इस पूरे सॉल्यूशन का क्या बना होगा, वॉल्यूम बना होगा। तो चलो 501 सेंटीमीटर तो बना होगा, मैं मानता हूं, पर मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्योंकि जब भी हम कभी कोई वैल्यूज जो होती है वो मान लो क्या है कि भाई थोड़ी डिफिकल्ट बनती है, कैलकुलेशन के लिए थोड़ी डिफिकल्ट वैल्यू बनती है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोल रहे हो सर, चलो एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से आपको ये बात क्या आएगी, समझ आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मान लो आपने 500 रुपया ना, मान लो एक दुकानदार है जो आपका मान लो कोई मान लो दोस्त है या कुछ भी है,
मान लो एक दुकानदार है, उससे आपने 500 रुपए का क्या लिया, उधार लिया, ठीक है, उससे आपने क्या किया, 500 रुपए का उधार लिया, और मान लो आपने कहा कि भाई 2 दिन बाद मैं ये पैसे क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। मान लो जो सामान लिया उसके पैसे 2 दिन बाद क्या है, आपको लौटा दूंगा। तो जब आप 2 दिन बाद गए, मान लो आपके पास कितने पैसे थे, कितने रुपए थे, 499 रुपए थे, पूरे 500 रुपए नहीं थे, ठीक है। तो आप जब 499 रुपए 2 दिन बाद उस दुकानदार को दोगे तो वो दुकानदार आपको कुछ कहेगा? क्या आंसर होगा आपका? जब आप दोगे तो 499 रुपए, 500, मान लो आपने 500 देने थे पर आपने 499 रुपए दिए, दुकानदार आपको कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर कि भाई हमने कितने रुपए कम दिए, 1 रुपया क्या दिया, कम दिया। तो 1 रुपये जो कम दिया उसकी वैल्यू 500 के विद रिस्पेक्ट टू इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब 500 के साथ कंपैरिजन करें 1 रुपए का, वो इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है जिससे वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, वो जो दुकानदार है वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। तो ऐसे मतलब जब ये बात हुई तो इससे क्या समझ आता है कि जब भी कोई छोटी वैल्यू है ना, जब भी कोई क्या हो, छोटी वैल्यू हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बड़ी क्या होगा, वैल्यू होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने 501 रुपए देने होते, आपने कितने रुपए देने होते, 501, तो आप उसको कितने रुपए देते, 500 रुपए देते, तो फिर से डिफरेंस कितना, 1 का। तो 501 की जगह अगर आप 500 भी देते तो भी चल जाता, तब भी वो दुकानदार आपको कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि 1 रुपए का मान लो वैल्यू जो 501 के विद रिस्पेक्ट टू है वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है। तो इसीलिए वहां पे भी ये क्या किया, आपको दुकानदार कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। तो इससे समझ क्या आया कि जब भी कभी कोई कैलकुलेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री में जब भी कोई कैलकुलेशन को आसान करना हो, हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसके विद रिस्पेक्ट टू छोटी वैल्यू को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यही बात मैं कहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं, यहाँ पे। तो मुझे पता है सर 501 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बना, 501 सेंटीमीटर क्यूब का, बट मैं 501 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं जब मान लो न्यूमेरिकल करूंगा इसके तो उसमें मेरे को दिक्कत होगी, मैं इसको क्या लिखूंगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब ही लिखूंगा, है ना। 500 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं, तो इसीलिए मैं वर्ड क्या लिखूंगा, 500 सीसी। तो मुझे पता चल गया कि भाई लगभग अप्रोक्सीमेट इस सोल्यूशन की वैल्यू कितनी बनी, 500 क्या बनी, सीसी बनी तो 501 थी, मैंने मान लिया कि भाई अप्रोक्सीमेट कितनी बनी, 500 सीसी बनी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि भाई 500 सीसी सोल्यूशन बना जब अल्कोहल 500 सीसी अल्कोहल में 1 सीसी आपने क्या डाला, ऑलिक एसिड क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो एक तो ये बात आपको क्या आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। अब मैं इसको आगे यूज करूंगा, वीडियो को पॉज करो, अगर एग्जांपल उतारना चाहते हो तो जल्दी जल्दी उतार लो, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। चलो ये बात आपको समझ आएगी होगी। एक यूनिटरी मेथड समझना बहुत जरूरी है, इस मान लो जो टॉपिक है इसको समझने के लिए ना, जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं दोनों, ये दोनों में मैं यूनिटरी मेथड क्या करूंगा, यूज करूंगा। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है, बट यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अच्छी तरह से, आप याद रखना, ठीक है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, मान लो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो कि भाई आपके पास 10 पेन है ना, 10 पेन की जो वैल्यू, आप 10 पेन लेने गए दुकान पर, 10 पेनों की जो कीमत है, वैल्यू है मान लो 20 रुपए है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि भाई आपसे अगर 10 पेन की कीमत मान लो 20 रुपए है तो एक पेन की कीमत क्या होगी, तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे सर 2 रुपए। बट जो मैं अगर पूछूं कि कैसे आया, और ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा कि 2 रुपए आंसर कैसे आया। चलो समझते हैं, देखो ध्यान से, 10 पेन की अगर कीमत जो है, वैल्यू जो है 20 रुपए होगी, तो एक पेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब ध्यान रखना है कि सर पता है मेरे को कि भाई 10 पेन की वैल्यू 20 रुपए है, अगर एक पेन जिसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, जिसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, अगर उसकी वैल्यू पहले जिसकी वैल्यू दी है उससे बड़ी, उससे छोटी है ना। देखो 10 पेन से एक पेन की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। मान लो 10 पेन की वैल्यू हमें दी है और एक पेन की हम निकाल रहे हैं, अगर जिसकी वैल्यू गिवन है उससे जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो क्या होगी, छोटी होगी। तो जब भी कभी ये वैल्यू छोटी होगी जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हो सर, जैसे 20 इधर ही रहा, रुपए नीचे क्या आ गया, ये वैल्यू इससे छोटी थी, तो इसके लिए मान लो ये वाली वैल्यू इधर जाके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो इसको काटोगे, 0 से 0 गया, 2 रुपए आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यही तो आंसर आया था सर हमारा। तो ऐसे क्या आता है, आंसर आता है। यहां से ये बात सीखनी है कि जब भी कभी कोई बड़ी वैल्यू, मतलब बड़ी चीज की वैल्यू हमें दी हो, वहां से छोटे की वैल्यू निकालनी हो, तो जब भी कभी छोटी वैल्यू निकालनी हो, बड़ी वाली वैल्यू इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। चलो ये बात तो समझ आ गई। अगर मान लो कि आपको एक पेन की वैल्यू ना पूछता, आपको 15 पेन की वैल्यू पूछता, तो
तो फिर भी बच्चों का क्या आंसर होना था सर, 30 रुपए क्या होनी है, 15 पेन की क्या होनी है, वैल्यू होनी है। तो वो कैसे आया, वो भी कईयों बच्चों को क्या है कि भाई पता नहीं होता। तो चलो वो भी समझ लेते हैं। देखो जब भी कभी जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो छोटी होती थी तो वो इधर वाली वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाती थी। अब ध्यान से सुनो, मान लो किसकी वैल्यू हमें पता है, एक पेन की हमें वैल्यू पता है, हमने किसकी पेन की वैल्यू निकालनी है, 15 पेन की। तो मुझे पता है कि भाई अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्या है, बड़ी है, जो वैल्यू हमें क्या है पता है ना, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्या है, बड़ी है, जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो जब जिसकी वैल्यू निकालनी हो, मान लो जो वैल्यू गिवन हो उससे वो वैल्यू बड़ी हो, तो हम क्या करते हैं, जो इधर वाली वैल्यू है उसको इधर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये 2 है तो 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है तो जो 15 इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 15 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। अब इसको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में ये मेथड बार बार क्या होता है, यूज होता है। बड़े न्यूमेरिकल में ये मेथड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब भी कभी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालनी हो, इधर वाली वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। दूसरा, जब भी कभी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालनी हो, इधर वाली वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, यही किया, छोटी वैल्यू निकालनी थी, इधर वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो गई। दूसरा, बड़ी वैल्यू निकालनी है तो बड़ी वैल्यू इधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये आपका क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, मेथड होता है। तो चलो सर ये तो मुझे समझ आ गया। अब अगले मेथड की बात करते हैं, मेथड में कैसे इसको यूज करेंगे उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलो मान लो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं कि भाई क्या, ठीक है, यहां पे आ जाओ। मान लो फिर से मैं यूनिटरी मेथड ही यूज करूंगा। मैं किसकी टर्म में करूंगा, मान लो जो मैं आपको मेथड समझा रहा हूं उसकी टर्म में करूंगा। जैसे मान लो मैं आपको पूछूं, अभी मैंने आपको बताया कि भाई कितना सोल्यूशन बना था, सर हमने माना है अप्रोक्सीमेट 500 सीसी क्या बना था, सोल्यूशन बना था। ठीक है, तो 500 सीसी सोल्यूशन है ना, 500 सीसी सोल्यूशन हैज ऑलिक एसिड। मान लो जो 500 सीसी सोल्यूशन है उसमें कितना ऑलिक एसिड है, तो सर आप बोलोगे 1 सीसी है ना, 500 सीसी में कितना ऑलिक एसिड डाला था, बाहर से 1 ही सीसी डाला था। तो मैं पूछूं कि भाई 1 सीसी जो सोल्यूशन है, 1 सीसी सोल्यूशन हैज ऑलिक एसिड, तो 1 सीसी सोल्यूशन में कितना ऑलिक एसिड होगा, तो आपका आंसर होगा सर ऑलिक एसिड। तो आपका आंसर होगा सर, अभी आपने बताया कि 500 सीसी, मान लो आपको गिवन है 1 सीसी की वैल्यू आपने निकालनी है, तो मुझे पता है कि भाई जिसकी वैल्यू निकालनी है वो छोटा है, तो जब भी कभी इधर वाली वैल्यू छोटी हो, इधर वाली वैल्यू उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो फिर सिंपल सी बात है, 1/500 क्या होगा, सीसी होगा। तो इसका मतलब 1 सीसी सोल्यूशन में कितना ऑलिक एसिड प्रेजेंट होगा, इतना ऑलिक एसिड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बाय अकॉर्डिंग क्या होगा, यूनिटरी क्या होगा, मेथड होगा। ठीक है, तो चलो ये बात तो आपको समझ आएगी। चलो अब आगे डायग्रामेटिकली चीजों को समझते हैं कि भाई कैसे ये टॉपिक क्या करेंगे, समझेंगे। अब मुझे पता है कि सर सोल्यूशन तो हमने बना लिया, किसका किसका सोल्यूशन हमने ऐड किया, मान लो अल्कोहल प्लस ऑलिक एसिड का क्या लिया, ठीक है, सोल्यूशन लिया। ठीक है, तो इसको किसमें डाला, मान लो ये सोल्यूशन अब बन गया है ना, ये सोल्यूशन अब बन गया है, इसको किसमें डाल रहे हैं, इधर मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, तो ये कंटेनर है, कंटेनर में मैंने किसको कंसीडर किया, वाटर को क्या किया, कंसीडर किया। अब सर वाटर का वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, वाटर के वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें किसकी वॉल्यूम की जरूरत है, इस सोल्यूशन के वॉल्यूम की क्या थी, जरूरत थी। तो मुझे वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी वाटर ले लो, मान लो 1 लीटर ले लो, 2 लीटर ले लो, आधा लीटर ले लो, वो आपकी मर्जी है। एक कंटेनर में इतना वाटर हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है, मैंने कंसीडर कर लिया कि थोड़ा वाटर मैंने कंसीडर किया। अब मान लो कि ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, तो ये सोल्यूशन है, तो सर इसकी मैंने क्या की, एन ड्रॉप्स, मान लो इसकी, इस सोल्यूशन की एन ड्रॉप्स मैंने इस पर क्या किए, इस वाटर में ऐड करनी क्या कर दी, शुरू कर दी। तो इसकी जब एन ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे तो इस हिसाब से ऐड करनी है। क्या बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से बात को सुनना कि भाई जब भी हम ऑलिक एसिड और अल्कोहल के एन ड्रॉप्स किस में ऐड करेंगे, वाटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इस हिसाब से ऐड करेंगे ताजो इनकी जो मान लो दोनों की है ना, दोनों मान लो सोल्यूशन की, ऑलिक एसिड और अल्कोहल के सोल्यूशन के, यहां पर एक मोनोमोलिक्यूलर क्या बने, लेयर बने। सर क्या बोल रहे हो, मोनोमोलिक्यूलर लेयर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, फिर से समझते हैं। चलो मैं पहले बनाता हूं फिर समझाता हूं। मान लो मैंने दोनों की मान लो मिक्सचर ऑलिक एसिड और अल्कोहल के एन ड्रॉप इस पे ऐड करनी क्या करी, शुरू करी। तो जब ऐड करनी शुरू करे तो मान लो यहां पे ऐड किया ना,
ठीक है, मैंने ऐसे क्या किया, मान लो इनकी एन ड्रॉप्स क्या की, ऐड की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने इन दोनों की जब मान लो एन ड्रॉप इसमें ऐड की, वो मतलब वाटर के साथ मिक्सअप भी तो हो सकती थी। हाँ सही है बच्चा, आप सही सोच रहे हो, वो मिक्स भी हो सकती थी, बट हमने मान लो ये जो सोल्यूशन लिया है ओलिक एसिड और अल्कोहल का, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक खास किस्म का मतलब एक सोल्यूशन है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई क्या, कि सर ये डिसॉल्व नहीं होता, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। जो मैंने ओलिक एसिड और अल्कोहल का सोल्यूशन लिया है, इसकी जो ड्रॉप्स मैंने इसमें डाली है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो वाटर में ये सोल्यूशन क्या है, डिसॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब सर ये वाटर के क्या रहेगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो आप तो मोनोमोलिकुलर मतलब समझा रहे थे, ये बात तो हमको समझ आ गई कि जब भी इसकी एन ड्रॉप डालेंगे ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद मोनोमोलिकुलर लेयर का मतलब क्या है कि जब मैं इसकी एन ड्रॉप डालूंगा, मैं इस हिसाब से डालूंगा कि जो इसके मॉलिक्यूल है ना, मान लो इन दोनों का, मान लो जो एटम मतलब आपस में क्या करे होंगे, मिक्सअप करे होंगे, तो मुझे पता है कि एटम जब मिक्सअप होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। इनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक एक करके वाटर के ऊपर क्या हो जाएं, स्प्रेड हो जाएं। मोनोमोलिकुलर लेयर का मतलब क्या है कि जब भी मैं मान लो मिक्सचर जो होगा ओलिक एसिड और किसका, मान लो अल्कोहल का, उसको मैं पानी में मिक्स करूंगा, उसके जो मान लो मॉलिक्यूल है वो एक एक करके वाटर के ऊपर क्या हो जाएं, स्प्रेड हो जाएं। तो जब वो एक एक करके, देखो एक एक करके बनाए हैं मैंने सभी, एक एक करके वाटर के ऊपर स्प्रेड होंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ क्या कहते हैं, किसके, ओलिक एसिड और क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो इस सोल्यूशन के हमने मान लो इस सोल्यूशन को इस हिसाब से वाटर में डाला कि इसकी क्या बन जाए, मोनोमोलिकुलर क्या बन जाए, लेयर बन जाए। चलो मोनोमोलिकुलर लेयर तो बन गई, तो सर ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या, तो अब देखो ध्यान से, जो आपने लेयर बनाई है तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ मान लो क्या है कि भाई थिकनेस है, उसे हमने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, वो लिख लो, क्या होती है प्रॉपर्टी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा। ठीक है, अब जो सोल्यूशन बना, इस सोल्यूशन को मैंने क्या किया, मतलब 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम है मैंने इसे रख दिया। ठीक है, मैंने इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसे छोड़ दिया। तो इस सोल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें आपको पता है सर कौन कौन है, ओलिक एसिड और अल्कोहल है। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको हम क्या करते हैं, मान लो रख देते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद इवेपोरेट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मैंने क्या कहा कि जब भी वाटर पर हमने क्या रखा, मान लो ये लेयर बनाई, लेयर किसकी है, अल्कोहल और ओलिक एसिड की है। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि वो टाइम के साथ अपने आप को क्या करता है, इवेपोरेट करता है, वो ओलिक एसिड से मतलब इस सोल्यूशन से बाहर निकलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप समझ ही रहे होंगे कि भाई अल्कोहल जो होगा वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अगर अल्कोहल पूरी तरह इवेपोरेट हो जाएगा तो इसके ऊपर किसकी लेयर रह जाएगी, किसकी मोनोमोलिकुलर लेयर रह जाएगी, सर सिर्फ क्या रह जाएगा, ओलिक एसिड रह जाएगा, क्योंकि अल्कोहल यहां से क्या हो चुका है, इवेपोरेट हो चुका है। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम अच्छा ठीक है, ये लाइन लिखी है, इस लाइन में यही मैंने आपको शो किया है कि भाई यहाँ से मान लो अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट हो गया, अल्कोहल इवेपोरेट हुआ तो सिर्फ इसके ऊपर किसकी लेयर रह गई, मॉलिक एसिड की क्या रह गई, लेयर रह गई। ठीक है, तो पढ़ के देख सकते हो हम, आफ्टर सम टाइम अल्कोहल इवेपोरेट होया फ्रॉम मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ ए ओलिक एसिड एंड अल्कोहल मिक्सचर हैज, है ना, अल्कोहल मिक्सचर हैव ओनली
है ना, अल्कोहल मिक्सचर हैव ओनली लेयर ऑफ क्या होगा, ओलिक एसिड इज प्रेजेंट अबव द क्या होगा, वाटर होगा। मतलब वाटर के ऊपर सिर्फ किसकी लेयर रह जाएगी, ओलिक एसिड की क्या रह जाएगी, लेयर रह जाएगी। ठीक है, तो इसे उतारो, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, तो मुझे समझ आ गया कि सर जैसे जैसे टाइम बीता और अल्कोहल की लेयर, तो यहाँ से क्या अल्कोहल का जो मान लो ओलिक एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर था, उसमें से अल्कोहल क्या हो गया, वेपोरेट हो गया। तो मुझे बात समझ आती है सर कि अगर अल्कोहल वेपोरेट हो गया होगा तो फिर क्या बचा, मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ किसकी बच गई होगी, सिर्फ ओलिक एसिड की क्या बच गई होगी, मोनोमोलिकुलर लेयर। तो इसका मतलब ये सिर्फ किसकी लेयर होगी, मतलब ओलिक एसिड की क्या होगी, लेयर होगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ विजुलाइज करना जरूरी है। अब मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। आप जो ये वाला मैंने क्या बनाया है, मान लो ये कंटेनर बनाया है, ये तो सर आपको पता है कि भाई व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड 2D है। एक्चुअल आपने दिमाग में विजुलाइज करो कि एक्चुअल में ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्या है, कंटेनर है। क्या बोलो, एक बार फिर से बोलो, रिपीट सर कर। मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी मान लो ये कंटेनर आप सोच रहे हो, ये अपने दिमाग में सोचो कि ये एक रेक्टेंगुलर क्या है, कंटेनर है। चलो मैं यहां से समझाता हूं कि भाई मान लो कंटेनर कैसा है, ऐसा क्या है आपके पास कंटेनर है। ठीक है, तो मान लो ये वाला जो मैंने कंटेनर बनाया है वो कैसा कंटेनर है, ऐसा। तो ध्यान से देखो, ये एक क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब स्क्वायर है। अब मान लो कि भाई एक क्या है, रेक्टेंगुलर क्या है, कंटेनर है। ठीक है, तो इस कंटेनर की मैं क्या कर रहा हूं बात, अब ध्यान से देखो। इस कंटेनर में पहले मैंने क्या डाला, वाटर डाला, तो इसमें कुछ ना कुछ वाटर होगा। तो वाटर के ऊपर मैंने क्या डाला, मान लो वो लेयर डाली थी ओलिक एसिड और अल्कोहल की, बट मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है वो इवेपोरेट कर गया, इसके ऊपर सिर्फ किसकी लेयर रह गई, ओलिक एसिड की क्या रह गई, लेयर रह गई। तो मुझे पता है सर कि भाई इस कंटेनर को अगर मैं पूरा भरा हूं, मान लो इसके नीचे क्या होगा, वाटर, और उसके ऊपर क्या होगा, ओलिक एसिड की क्या होगी, लेयर होगी। तो सर मुझे समझ तो आ गया कि भाई इस मान लो रेक्टेंगुलर मान लो जो कंटेनर है, इसमें पहले वाटर भरा है, उसके ऊपर क्या है, मान लो किसकी लेयर है, ओलिक एसिड की क्या है, लेयर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मान लो शो कर देता हूं कि भाई ये जो मैंने कंटेनर रखा है, मान लो यहां तक है ना, यहां तक मान लो यहां तक है ना। आप ध्यान से देखोगे, मान लो जहां तक मैंने क्या लगाया है, मान लो डार्क साइन लगाया है, उसके नीचे नीचे क्या होगा, जहां तक मैंने क्या लगाया है, रुक जाओ, ठीक है, यहां तक मैंने क्या लगाया, देखो डार्क साइन लगाया, उसके नीचे नीचे क्या होगा, मान लो वाटर की लेयर हो गई, और उसके ऊपर जो मैंने मान लो छोड़ा है स्पेस, मान लो अपने दिमाग में सोचो वो किसका साइज है, मान लो इसका क्या है, साइज है। जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है वो उसके क्या है, साइज है। इसको यहां पे रखूं तो इसका मतलब क्या कि भाई पानी इसके नीचे नीचे क्या है, पानी है। तो ये वाला जो ऊपर है ये क्या है भाई, ये मान लो ये इसको पूरा कंप्लीट कर दे ऐसे, तो इसके ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल है ना। ये मॉलिक्यूल किसके हैं, ओलिक एसिड के, और बाकी नीचे क्या है सर, वाटर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ये रेक्टेंगुलर मान लो जो बर्तन है या कंटेनर है, उसमें हमने क्या बनाया, सोल्यूशन, नीचे नीचे वाटर, और उसके ऊपर क्या है, ओलिक एसिड की क्या है, लेयर है। ठीक है, तो चलो सर इतनी बात तो समझ आ गई कि इस कंटेनर में मान लो पानी भरा है, उसके ऊपर क्या है, ओलिक एसिड। उसके आगे की क्या करते हैं, बात करते हैं। फिर इसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास को दो खास किस्म के हम क्या करते हैं, पेपर यूज करते हैं। उसे क्या कहते हैं, मान लो ट्रेसिंग पेपर, नोट्स में लिख लो कि भाई ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ट्रेसिंग पेपर लिया या ग्राफ पेपर क्या किया, कंसीडर किया। ठीक है, तो ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर क्या होता है सर, मान लो जैसे आपको पता है कि भाई हम सिंपल पेपर ले, है ना, आपकी कॉपी का पेपर ले, उसे मैं पानी में अगर भिगोऊं, है ना, पानी के अंदर डिप करूं, तो आपको पता है कि वो पेपर तो खराब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं कोई पेपर लूं, वो मैं इसके अंदर उसको क्या करूंगा, डिप करूंगा, तो ऐसा पेपर होना चाहिए जो क्या है कि भाई इसको जब इसके अंदर इसको डिप किया, उससे वो खराब ना हो। ठीक है, तो उस मान लो ये वही टाइप का पेपर है कि जो जिस पेपर को मैं इस सॉल्यूशन के अंदर जब डिप करूंगा, उसके मान लो डिप करने से ये वाला पेपर खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा पेपर हमने क्या किया, कंसीडर, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर या ट्रेसिंग क्या कहते हैं, पेपर कहते हैं। ठीक है, तो ये खास किस्म का पेपर है, जब इसको पानी के अंदर मान लो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, डिप, ये खराब नहीं होगा। ठीक है, तो चलो सर पता तो चल गया कि भाई पेपर भी कंसीडर कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, उसके बाद क्या करना है कि भाई मुझे पता है सर, मान लो दिमाग में विजुलाइज करो, ये क्या है, ऐसे है ना, ये कंटेनर ऐसे है, इसमें पानी भरा है, तो उसके ऊपर क्या है, आपकी ये वाली लेयर है, जैसे मैं आपको समझा रहा था। उसके ऊपर मान लो ऐसा ही एक रेक्टेंगुलर मान लो जो पेपर है, वो हम क्या करने जा रहे हैं, डिप करने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से बताओ। मान लो ये
वाले को विजुलाइज करो, ये एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगुलर कंटेनर है। जैसे मैंने इसमें बताया कि भाई ये वाला क्या है आपका रेक्टेंगुलर कंटेनर था, रेक्टेंगुलर कंटेनर में यहां तक का पानी भरा है, उसके ऊपर क्या है, किसकी लेयर है, मान लो इसकी क्या है, लेयर है। तो फिर एक हमने क्या माना, मान लो पेपर माना, क्या, ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर भी इस शेप का लिया, ठीक है। मान लो जैसे ये रेक्टेंगुलर है, ऐसा ही मैंने क्या लिया, ट्रेसिंग पेपर और वॉल पेपर, मान लो क्या है, ग्राफ पेपर लिया। तो जब मैं इसे इसमें डिप करूंगा, ध्यान से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इसे इसमें डिप करूंगा तो मुझे पता है सर, जब मैं डिप करूंगा वो क्या होगा, सबसे पहले किसके ऊपर जाएगा, जब मैं यहां से पेपर को डिप करूंगा सबसे पहले वो किसके, मान लो क्या है, टच में आएगा या किसके साथ कांटेक्ट में आएगा, सर ये वाली लेयर के कांटेक्ट में आएगा। तो मैं उस पेपर को इस हिसाब से डिप करूंगा कि भाई कहां तक डिप करूंगा, सिर्फ वो कहां तक, मान लो इस सॉल्यूशन में जाए जहां तक ये लेयर प्रेजेंट है, किसकी, ओलिक एसिड की लेयर प्रेजेंट है, वहां तक ही मैंने क्या करना है, उस पेपर को क्या करना है, डिप करना है। ध्यान से ये बात सुनो, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैं मान लो बाहर से ट्रेसिंग पेपर इसमें डिप कर रहा हूं, ट्रेसिंग पेपर को कहां तक डिप करना है, जहां तक सिर्फ किसकी लेयर है, ओलिक एसिड की क्या है, लेयर है। तो सर इसमें भी ऐसे ही करते हैं, मान लो मैंने इसको डिप किया तो मुझे पता है सर यहां तक ओलिक एसिड की लेयर है, तो मुझे पता है सर कि भाई जब मैं इसको डिप करूंगा इसी हिसाब से डिप करूंगा कि ये वाला पेपर सिर्फ यहां तक ही डिप हो, इसके नीचे डिप ना हो। तो मुझे पता है सर जब मैंने इसको डिप किया होगा, सिंपल सी बात है, डिप करने पर कुछ ना कुछ इसका, मान लो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है इसमें डिप हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि भाई कहां तक डिप हुआ, यहां से मान लेते हैं ना, मान लेते हैं यहां तक क्या है कि भाई इसका हिस्सा क्या है, इसमें क्या हुआ होगा, डिप हुआ होगा। किसमें सर, इसमें सोल्यूशन में मान लो इस ग्राफ पेपर का जो हिस्सा है वो इतना क्या हुआ होगा, डिप हुआ होगा। तो इतना डिप हुआ होगा तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ पर एक्चुअल में कहां तक मैंने डिप किया, जहां तक किसकी लेयर थी, मोनोमोलिकुलर लेयर थी, किसकी, ओलिक एसिड की क्या थी, लेयर थी। तो देखो ध्यान से कि भाई ये जो मैंने हिस्सा डिप किया उस सोल्यूशन में, ये सारी क्या बन गई, मोनोमोलिकुलर, मान लो जो ओलिक एसिड की लेयर थी ये इसके ऊपर क्या आ गई, मोनोमोलिकुलर ओलिक एसिड की क्या आ गई, लेयर आ गई। तो अगर मुझे पता चल गया कि भाई मोनोमोलिकुलर एसिड की लेयर इस पर बन चुकी है, तो मैं अब इसका क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। क्यों निकालूंगा वो मैं बताता हूं। अब ध्यान से सुनो कि भाई क्या बता रहा हूं। मुझे पता लग गया सर कि भाई ओलिक एसिड की लेयर तक मैंने इसको डिप किया, तो अब मुझे पता है सर ये क्या है, मान लो ये वाला पेपर है ना, ग्राफ पेपर है या ट्रेसिंग पेपर है, तो मुझे पता है सर मैं इसका यहां से एरिया तो निकाल ही सकता हूं, एरिया निकाल सकता हूं ना। तो नीचे देखो ये मैंने क्या माना था, रेक्टेंगुलर पेपर माना था। तो ये अगर रेक्टेंगुलर पेपर है तो रेक्टेंगुलर का पेपर का नीचे लेंथ भी मेजर की जा सकती है स्केल से ना, मीटर स्केल से मेजर की जा सकती है, ये भी मेजर की जा सकती है। अगर दोनों चीजों मेजर की जा सकती है तो मुझे पता है सर रेक्टेंगल का एरिया निकालना मुझे आता है ना। लेंथ इंटू क्या होगा आपकी, लेंथ इंटू क्या होगा, ब्रेथ, मेरे को रेक्टेंगुलर का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो रेक्टेंगुलर का एरिया तो निकल गया, एरिया तो पता चल गया, पर मुझे पता है कि सर यहाँ पर कुछ ना कुछ, ये तो पता चल गया कि कितना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस भी आई है। एक्चुअल में ये थिकनेस किसकी आई है, जो मॉलिक्यूल थे, जो ओलिक एसिड की लेयर थी, ये उसके ही तो मॉलिक्यूल की थिकनेस है यहाँ पर जो आई है। तो इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या है, थिकनेस ऑफ क्या आया, ग्राफ पेपर आया। तो जब सर मान लो एक ये 2 डायमेंशन है ना, ये और ये 2 डायमेंशन हो गए, तो 2 डायमेंशनल को क्या कहते हैं, एरिया। उसमें एक और आ जाए थिकनेस, जब ऊंचाई भी आए, हाइट भी आए, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ये क्या है, ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर का वॉल्यूम निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, ट्रेसिंग पेपर का क्या निकाला, वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने उतार ही लिया होगा, इसको पहले मिटाते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, ट्रेसिंग पेपर होगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रेसिंग पेपर किसके बराबर होगा, सर वॉल्यूम मुझे पता है कि भाई क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि मैं क्या ले रहा हूं सर, एक मान लो क्यूबॉर्ड रेक्टेंगुलर टाइप क्या ले रहा हूं, मान लो आपका क्या ले रहा हूं, है ना, ट्रेसिंग पेपर ले रहा हूं जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और उसकी कुछ क्या है, हाइट भी है, जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। तो क्यूबॉइड टाइप हम क्या ले रहे हैं सर, मान लो वो ले रहे हैं ना, ट्रेसिंग पेपर ले रहे हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी तो हाइट होगी। तो लेंथ और ब्रेथ को क्या कहते हैं सर, एरिया कहते हैं। तो एरिया तो मैं मेजर कर सकता हूं, मुझे पता है सर उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, मीटर स्केल से मेजर कर लूंगा। इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, मीटर स्केल से मेजर कर लूंगा। ब्रेथ होगी मीटर स्केल से, तो अगर लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया तो पता चल गया कितना होगा। बस बात किसकी रह गई,
ये थिकनेस की क्या रह गई बात, वो थिकनेस कैसे मेजर करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलो सर देखते हैं कि भाई एरिया तो पता चल गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, हाइट को हमने क्या लिखा है थिकनेस। थिकनेस क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में जब हमने यहां पर वो वाला पेपर डाला था, ट्रेसिंग पेपर डाला था, तो कहां तक डाला था, यहां तक ही तो डाला था। तो ध्यान से देखो कि जितना ये ट्रेसिंग पेपर इसमें डिप हुआ होगा, ट्रेसिंग पेपर इतना ही तो डिप हुआ होगा इसमें। मैंने आपको बताया कि जो ट्रेसिंग पेपर है हमने कहां तक डिप किया, जितनी क्या है ये वाली लेयर है। तो ये लेयर किसकी थी, ऑलिक एसिड की लेयर थी। तो फिर सिंपल सी बात है, ऑलिक एसिड की जो लेयर होगी उतनी थिकनेस तक ही हमने क्या किया है, मान लो उस पेपर को क्या किया है डिप। तो फिर इसका मतलब उसकी थिकनेस कितनी है, इसके बराबर होगी। तो ये क्या है, एक्चुअल में यहां देखें थिकनेस, तो ये किसके बराबर है सर, जो मॉलिक्यूल का साइज होगा उस साइज के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं थिकनेस। थिकनेस एक्चुअल में किसके बराबर है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर है ना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर है, जो उसकी क्या होगी थिकनेस होगी। तो इसका मतलब सर मुझे ये थिकनेस पता चल जाए तो मुझे क्या पता चल जाता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाता है। ठीक है, तो एक बात यहां से और समझनी है कि भाई थिकनेस को पता करना है। अब ध्यान से समझो कि भाई कैसे, मुझे पता है सर कि भाई थिकनेस पता करने के लिए कोई और क्वांटिटी भी चाहिए जिसके साथ मैं एरिया डिवाइड करूं, वो वहां से क्या निकल जाए, थिकनेस निकल जाए। मैं एक बात आपको और पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हमने एन ड्रॉप ऐड की, एक्चुअल में ये किसकी एन ड्रॉप है, किसकी एन ड्रॉप है, आप कहोगे सर अल्कोहल और ओलिक एसिड की थी, पर मुझे पता है अल्कोहल तो वेपोरेट हो चुका है। तो ये किसकी एन ड्रॉप होगी, ये सभी एन ड्रॉप किसकी होंगे, ओलिक एसिड की क्या होंगे, एन ड्रॉप होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ओलिक एसिड का वॉल्यूम पता चल जाए, इसके ऊपर कितना ओलिक एसिड है, जैसे मैंने इस मान लो इसमें डाला था, ये ओलिक एसिड का वॉल्यूम पता चल जाए, है ना, एरिया इंटू लेंथ इंटू क्या हो जाएगा थिकनेस। ये मेरे को वॉल्यूम पता चल जाए कि भाई ओलिक एसिड का कितना है, एक्चुअल में वो ही वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। क्योंकि आप देखो कि जो आपने ये डिप किया था, क्या मान लो ये वाली शीट जो ट्रेसिंग पेपर इसमें डिप किया था, उसका जो वॉल्यूम डिप किया है, ये वाला वॉल्यूम, वो वॉल्यूम किसके बराबर है, वो थिकनेस ऑफ इसके ही तो बराबर है। कि इस मान लो लेयर की कितनी थिकनेस है, उसकी थिकनेस, और जो ट्रेसिंग पेपर की मान लो आपने वॉल्यूम इसमें डिप किया था, वो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यही बात इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब आपने क्या है कि भाई यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर डिप किया, ट्रेसिंग पेपर कितना डिप किया, मान लो कितना डिप किया, मान लो इतना चौड़ाई तक, मान लो इतनी, मान लो डेप्थ तक आपने डिप किया, तो सिंपल सी बात है उसका जो एरिया होगा और मान लो मल्टीप्लाई थिकनेस होगी, वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या समझ आया कि सर ये लेयर का जो वॉल्यूम होगा, है ना, लेयर का जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम और ट्रेसिंग पेपर का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू का होगा वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, लेयर, वॉल्यूम ऑफ लेयर। तो लेयर एक्चुअल में किसकी है, सर मुझे पता है सर ये ओलिक एसिड की एन ड्रॉप की क्या है, मान लो लेयर है। तो फिर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ लेयर ऑफ क्या होगा, ओलिक क्या होगा, एसिड होगा। तो मुझे पता चल गया सर कि भाई वॉल्यूम ऑफ मान लो लेयर ऑफ ओलिक एसिड मेरे को पता चल जाए, तो यहां से मैं थिकनेस निकाल लूंगा, थिकनेस मतलब साइज ऑफ क्या निकाल लूंगा, मॉलिक्यूल निकाल लूंगा। चलो बात करते हैं, अब वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड निकालना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं कि भाई लेट मान लो V be the volume of V be the volume of किसका, मान लो लिक्विड ड्रॉप, मान लो सोल्यूशन ड्रॉप, मान लो सोल्यूशन ड्रॉप। सोल्यूशन कौन सा सर, मान लो ये दोनों का मिक्सचर को मैंने क्या कह दिया सोल्यूशन। इसमें हमने कितनी ड्रॉप्स डाली थी, n ड्रॉप्स डाली थी, तो हर एक ड्रॉप का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ड्रॉप हमें पता है सर लिक्विड मान लो किसमें होती है, स्फेरिकल फॉर्म में, तो ये स्फेयर के फॉर्म में होगी, तो वो मान लो स्फेरिकल फॉर्म का वॉल्यूम हमें पता है ना। ये जो ड्रॉप डाली है ये एक्चुअल में क्या होगी, स्फेरिकल फॉर्म में होगी। तो जो स्फेरिकल फॉर्म में होगी तो वॉल्यूम एक का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन ड्रॉप, है ना। V मैंने उसका सोल्यूशन ड्रॉप मान लिया, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, है ना, लेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, है ना, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप कितना हो गया, मान लो V हो गया, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप कितना हो गया V। तो हमने यहाँ पे कितनी ड्रॉप्स ऐड की थी, n ड्रॉप। तो फिर यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, n ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप
किसकी, सोल्यूशन की। तो n ड्रॉप सोल्यूशन की वॉल्यूम कितना होगा सर, n इंटू v होगा, v होगा। यूनिटरी मेथड है ना, एक ड्रॉप का वॉल्यूम मैंने लेट कर लिया v होगा, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम एक से ज्यादा ही होगा। अगर ज्यादा हो तो सर ये वाली वैल्यू इधर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई nv, मान लो क्या आ गया, n ड्रॉप का क्या आ गया, वॉल्यूम जो हमने किसके अंदर ऐड की थी, मान लो इस जो पानी है उसके अंदर अल्कोहल और ओलिक एसिड की ड्रॉप्स क्या की थी, ऐड की थी। तो चलो nv तो हमें पता चल गया सर कि ओलिक एसिड की, मान लो ओलिक एसिड प्लस अल्कोहल की ड्रॉप थी, बट हमें किसकी ड्रॉप चाहिए, हमें तो चाहिए सर वॉल्यूम ऑफ लेयर ऑफ ओलिक एसिड चाहिए। तो ये तो आया कि भाई nv जो है वॉल्यूम ऑफ किसका आया सर, मान लो सोल्यूशन का क्या आया, वॉल्यूम आया। तो अगर सोल्यूशन का आया, यहां से हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड निकालना है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कहां से निकालेंगे वो ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई nv क्या होगा, n ड्रॉप्स जो हमने सोल्यूशन की डाली थी उनका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो ध्यान से इधर देखो, अब मुझे पता है सर कि भाई एक सीसी सोल्यूशन है ना, 1 सीसी सोल्यूशन हैज क्या होगा, ओलिक एसिड। मान लो एक सीसी सोल्यूशन में कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट है सर, मुझे पता है वो कितना प्रेजेंट है, 1 बाय कितना है, 500 सीसी प्रेजेंट है। तो मुझको कितने वॉल्यूम में निकालना है ना, ये क्या था, n ड्रॉप किसकी डाली थी, अल्कोहल और ओलिक एसिड, अल्कोहल इवेपोरेट हो गया, तो किसका वॉल्यूम रह गया, सिर्फ मान लो ओलिक एसिड का। तो ओलिक एसिड की वैल्यू निकालनी है इतनी ड्रॉप्स में, तो यहां से निकाल लेता हूं, इसका मतलब nv। तो nv क्या था, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन, तो वो भी तो सीसी में होगा, वॉल्यूम सीसी में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो nv सीसी ऑफ सोल्यूशन जो होगा, यहाँ पे लिख लो nv सोल्यूशन हैज ओलिक एसिड। मान लो nv जो मान लो सोल्यूशन है, nv सीसी ऑफ सोल्यूशन है, उसमें कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा सर, एक सीसी में पता है सर इतना। nv का मतलब क्या, n का मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स। तो सिंपल सी बात है कि भाई जब नंबर ऑफ ड्रॉप ज्यादा होंगे तो उसका एक सीसी से वॉल्यूम क्या होगा, मान लो 100 ड्रॉप्स, मान लो 200, 400, 500 ऐसी ड्रॉप मानेंगे तो उसका वॉल्यूम एक सीसी से ज्यादा ही होगा। तो जब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो तो यूनिटरी मेथड सर आपने समझाया है, इधर वाली वैल्यू इधर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो कर दो nv इंटू क्या हो जाएगा, 1500 सीसी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, nv सीसी ऑफ सोल्यूशन हैज ओलिक एसिड, उसमें कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा, मतलब जो ये वाला सोल्यूशन है इसमें कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा, इतना ओलिक एसिड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो सर यही तो चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ लेयर ऑफ ओलिक एसिड। तो इसमें ही तो चाहिए था कि कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट है, वो निकल गया। जितना वॉल्यूम ओलिक एसिड का इसमें प्रेजेंट होगा, तो मुझे पता है सर वो किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेसिंग पेपर के बराबर था। तो यहां से बराबर कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, यहां से अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, मान लो इसको हम उसके साथ क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो जब इसको हम उसके साथ इक्वेट करेंगे तो मुझे पता है सर वॉल्यूम ऑफ ट्रेसिंग पेपर क्या है, ये है। तो इसका मतलब A इंटू क्या हो गया, T। तो T का मतलब क्या था सर, साइज ऑफ क्या था, मॉलिक्यूल। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड था। तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना सर, nv इंटू 1 बाय कितना हो गया, 500 सीसी, ये क्या था, वॉल्यूम था। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल देंगे, T निकाल देंगे। T का मतलब क्या सर, साइज ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल nv अपॉन क्या हो जाएगा, A इंटू 1 बाय 500। तो सर मुझे पता है कि भाई जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल मतलब T आएगा, T का मतलब थिकनेस आएगी, वो तो सेंटीमीटर में आएगी, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये तो वॉल्यूम के यूनिट थे, यहाँ पे अकेला क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। तो ध्यान से देखो कि भाई यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, थिकनेस ऑफ क्या निकाल सकते हैं, शीट निकाल सकते हैं। जो ट्रेसिंग पेपर माना था वो निकाल सकते हैं। तो वो थिकनेस जो शीट जो थी वो किसके बराबर थी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के क्या थी, बराबर थी। ठीक है, तो ये पूरा मेथड था। मुझे एरिया ऑफ शीट पता है, एरिया ऑफ ट्रेसिंग पेपर मुझे पता था, मैंने आपको बताया n इंटू वी मतलब वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप। तो n ड्रॉप का वॉल्यूम तो हम मेजर कर ही सकते हैं कि जैसे एक कंटेनर लो, एक कंटेनर में मान लो पानी डालो। दिमाग में देखो कि ऐसा एक रेक्टेंगुलर कंटेनर लिया, उसमें इतना पानी डाल दिया, तो सिंपल सी बात है उस पानी का वॉल्यूम निकालना, वो तो छोटी क्लासेस में सीखा ही है। लेंथ इंटू क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे वो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो n ड्रॉप का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इनको सभी को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, थिकनेस ऑफ क्या निकलेगी, मान लो मॉलिक्यूल निकले, थिकनेस ऑफ क्या निकलेगा, ट्रेसिंग पेपर निकलेगा। तो वो किसके बराबर होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था साइज ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड करने के लिए, जिसे हम क्या कहते
कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। मतलब इससे हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल पता कर सकते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कि भाई मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, तो बड़ा मतलब उसका डायामीटर कितना है। तो यहां से ये भी कह सकते हैं कि भाई डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल हम फाइंड कर सकते हैं, या साइज ऑफ मॉलिक्यूल हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इसको उतार लो, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो, फिर अगला टॉपिक करते हैं, साइज ऑफ क्या होगा, एटम होगा। चलो साइज ऑफ एटम की बात करते हैं कि भाई साइज ऑफ एटम कैसे पता करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मतलब वो भी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको भी ध्यान से समझना कि अगर आपको ये समझ आ गया तो वो भी आसान सा टॉपिक है, इजीली समझ आ जाएगा। अब ध्यान से समझना। चलो अगली हेडिंग डाल लो कि भाई इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए यूज कर रहे हैं, साइज ऑफ क्या होगा आपका, एटम होगा। कि भाई एटम का साइज हम कैसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लिख लो भाई यहाँ पे साइज ऑफ क्या होगा, एटम। मान लो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो पहले एक बात का मान लो जवाब दो, जहां पर आप बैठे हो मान लो उस कमरे में देखो, ध्यान से विजुलाइज करो। मान लो जब भी कभी फिजिक्स पढ़नी है उसको दिमाग में विजुलाइज करना क्या है, जरूरी है। तो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसको हमेशा अपने दिमाग में लाया करो और विजुलाइज करने की कोशिश किया करो। तो मैं बोलता हूं कि भाई मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो, है ना, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो बैठ के, तो मान लो उस कमरे में अगर मैं उस कमरे को पूरा भर दूं, मैं क्या कह रहा हूं एक बार ध्यान से सुनो। मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे को अगर मैं क्या कर दूं, पूरा भर दूं, तो मान लो कि जो मैंने चीजें उसके अंदर भरी है ना, कुछ भी भर दिया, मान लो मैंने बॉक्स रख दिए, वो बॉक्स रखने के बाद मैंने उस बॉक्स के साथ पूरे कमरे को क्या कर दिया, भर दिया। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि जो मैंने उसके अंदर बॉक्स रखे उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, तो पहले तो वॉल्यूम पता होना चाहिए ना। वॉल्यूम का मतलब कमरे का जो अंदर अंदर सारा स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो कमरे का पूरा स्पेस है उसके अंदर जो हमने डब्बे रखे, तो डब्बे का जो वॉल्यूम होगा वो कमरे के बराबर होगा। सोचो सोचो, आपका आंसर होगा सर नहीं होगा। ध्यान से देखो कि क्यों नहीं होगा। अब मैं कमरा यहाँ पे तो नहीं बना सकता, चलो मैं यहाँ पे छोटा सा आपको ये विजुलाइज करा देता हूँ। जब आप यहाँ पे मान लो एक डब्बा रखोगे, आप यहाँ पे दूसरा डब्बा रखोगे, तीसरा रखोगे, चौथा रखोगे, पांचवा रखोगे, छठवां रखोगे, सातवां, ऐसे डब्बे रखते जाओगे ना, डब्बे रखते जाओगे ऐसे ऐसे। तो जब डब्बे रखते जाओगे सर उसकी साइज की वजह से क्या होता है, कुछ जो मान लो स्पेस होता है वो क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। जो मैं यहाँ पे डब्बे तो दूर दूर बनाए हैं, अगर आप पास पास में भी रखो तो कुछ कुछ स्पेस जो होगा ना, कुछ स्पेस उसकी सिमेट्री के कारण क्या रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो यहाँ से क्या बात समझ आई कि जब भी कोई मान लो वॉल्यूम है किसी चीज का, उसके अंदर जब भी कोई चीजें प्रेजेंट होती है, मान लो उसके साइज की वजह से उसके अंदर वाला जो स्पेस होता है वो पूरा नहीं भर पाता, कुछ ना कुछ क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ से समझ आ रही है। तो यही एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मान लो इसे एक्सपीरियंस किया और देखा कि भाई कितना खाली रहता है। मान लो जो ये डब्बा है ना, ये डब्बा है, मान लो जो सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस के अंदर जो हमने रखा, मान लो इसको क्या कह देते हैं, मटेरियल 1 कह देते हैं। सब्सटेंस के अंदर जो मटेरियल 1 रखा, मटेरियल 1 का वॉल्यूम सब्सटेंस के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। या ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो सब्सटेंस का वॉल्यूम है बार बार वाला, वो हमेशा बड़ा होगा किसका, जो उसके अंदर क्या रखा है, मटेरियल रखा है, उसके वॉल्यूम से। ठीक है, तो यही रिलेशन किन्होंने मान लो ड्राइव किया, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ड्राइव किया, तो फिर उसके साथ उन्होंने साइज ऑफ एटम की क्या की, बात की। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि भाई पहले क्या था, मतलब क्या उन्होंने लिखा, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। चलो पहले लिख लो अकॉर्डिंग टू, मान लो लिख लो कि भाई क्या किया उन्होंने, है ना, क्या रिलेशन बनाया। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो
ठीक है, ये आपका क्या है, मान लो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था, तो ये डेफिनेशन है, पढ़ो इसको क्या बोला उन्होंने। मुझे ये तो क्लियर हो गया सर कि जो मेरा सब्सटेंस होता है, कोई मान लो कोई जितना जैसे कमरा है, कमरे के अंदर जो अगर मैं कोई चीजें रखूं, उस पूरे कमरे को भरूं, फिर भी क्या होगा, जो अंदर चीजें प्रेजेंट होंगी उनका वॉल्यूम थोड़ा कम होगा जितना कमरे का क्या है वॉल्यूम है। उसका कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो वही एवोगैड्रो ने एक्सप्लेन किया। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, है ना, मतलब जो उसके अंदर किसी सब्सटेंस के अंदर तो कोई चीज रखी है, मटेरियल लिख लो, या फिर यहाँ पे लिख लो कि भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मटेरियल, है ना, मटेरियल मतलब जो उसके अंदर रख रहे हैं। जैसे ये, इसे मैं क्या कह रहा हूँ, सब्सटेंस कह रहा हूँ, और इसके अंदर जो रख रहा हूँ उसे मैं क्या कह रहा हूँ, मटेरियल कह रहा हूँ। तो इसको ध्यान से समझोगे भाई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जितना वॉल्यूम उस मटेरियल ने ऑक्यूपाई किया ना, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मटेरियल, जो अंदर रखा है उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए क्या होगा, सब्सटेंस होगा। जो बार बार मान लो वॉल्यूम है पूरे सब्सटेंस का, उसके वॉल्यूम का 2/3 हिस्सा करेंगे, उतना वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है, वो मटेरियल क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो सर मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि भाई एक्चुअली जितना सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है ना, जितना सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है, जो उसके अंदर चीजें प्रेजेंट होती है उसका वॉल्यूम कम ही होता है ना, जो अंदर वाला होता है उसका वॉल्यूम हमेशा कम होता है, किससे, मान लो बाहर वाले वॉल्यूम से। तो वो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली जब इसको करके देखा कि कितना कम होता है, तो उनका रिलेशन क्या निकला, ये निकला कि भाई वॉल्यूम ऑफ ए क्या होगा आपका मटेरियल होगा, जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है वो किसके बराबर है, 2/3 ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा आपका सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां से यही समझ आ रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस हमने किसको माना था, बाहर वाले को माना था, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो उसके अंदर पूरे कमरे को भरा उसे हमने क्या कहा था, मटेरियल। तो मटेरियल का जो वॉल्यूम होता है वो सब्सटेंस से थोड़ा सा क्या होता है, कम ही होता है। कितना कम होता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको क्या किया, रिजल्ट में लिखा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो कईयों को यहां से भी लग रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चला कि मटेरियल का वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे एक वैल्यू भर के देखो। अगर मान लो मैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो है उसे क्या मानू, है ना, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया आपका सब्सटेंस, उसे मैंने कितना लेट कर लिया, मान लो 9 लेट कर लिया। ठीक है, तो 9 ही लेट क्यों किया सर आपने, 9 में इसीलिए लेट किया क्योंकि इसके नीचे क्या है, 3 है, 3 के साथ मैंने इसको काटना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैंने मल्टीपल ऑफ 3 लेट किया, 9 लेट कर लिया। आप 27 भी लेट कर सकते हो, 81 भी लेट कर सकते हो, मतलब 3 का कोई भी मल्टीपल लेट कर सकते हो, उससे आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो अदरवाइज कुछ और भी लेट कर सकते हो, फिर आंसर पॉइंटों में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने एग्जैक्ट लाने के लिए 9 का किया, लेट किया। अगर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मान लो सर 9 हो, तो मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकाल लेता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना होगा, 2/3 इंटू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस वो कितना है, 9, तो 9 से कटेगा तो सर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल छोटा आया वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस से, तो यही तो मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसका मतलब ये उन्होंने एक कंप्लीट रिलेशन दिया जिससे हमें क्या होगा, मान लो हम साइज ऑफ एटम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो सर बात तो समझ आ गई कि भाई वॉल्यूम ऑफ मटेरियल किसके बराबर होता है, 2/3 वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप उतार लो वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलो आपने उतार ही ली होगी। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो किसी मैटर की बात कर रहे हैं। मैं तो कमरे में, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, अगर मैं किसी मैटर की बात कर रहा हूं ना, मान लो मैंने क्या लिया, एक टुकड़ा ले लिया, एक टेबल लिया, टेबल का टुकड़ा ले लिया, तो मुझे पता है सर टेबल का टुकड़े को मान लो केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर के अंदर तो एटम होते हैं, अगर एटम होते हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, मैटर। मैटर को हम क्या कह देते हैं जनरली, सब्सटेंस। मान लो सब्सटेंस की बात करेंगे, और सब्सटेंस के अंदर सर क्या होगा, मान लो एटम होंगे, सबसे छोटा पार्ट। डाल्टन थ्योरी पढ़ी आपने, डाल्टन साहब ने कहा था कि भाई किसी भी मैटर के अंदर सबसे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो एटम होते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर एटम होंगे, तो मान लेते हैं कि भाई एटम का वॉल्यूम मानते हैं, और दूसरा सब्सटेंस का क्या मानते हैं, वॉल्यूम, क्योंकि मैं किसी मैटर की बात कर रहा हूं, कमरे की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लेट मान लो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय क्या होगा, एटम होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 इंटू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्या होगा,
सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो एक बात वहां पे सॉरी लिख लेना कि वही एक्चुअल में उन्होंने कितने मान लो सब्सटेंस की बात की है, 1 ग्राम सब्सटेंस की बात की है। ठीक है, मतलब एवोगैड्रो ने जो सब्सटेंस लिया था 2/3 किसका मतलब रिलेशन बनाया था, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए क्या बनाया था, रिलेशन बनाया था कि 1 ग्राम सब्सटेंस में मान लो जब हम क्या करेंगे, मान लो किसी चीज मान लो उसके अंदर 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर क्या होंगे, एटम होंगे। एटम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 ग्राम सब्सटेंस का 2/3 होगा। ठीक है, तो यही लिखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। ठीक है, इन क्या होगा 1 ग्राम होगा इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन 1 क्या होगा ग्राम होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है मतलब रिलेशन है। अब इसको यूज करके हमने क्या करना है, साइज ऑफ एटम निकालना है। तो कैसे यूज करें, तो शायद आपको पता हो कि केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में पता हो, केमिस्ट्री में क्या होता है सर, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो मुझे पता है सर 1 मोल जो होता है वो कितने मास के बराबर होता है। जो केमिस्ट्री में एलिमेंट लिखे जाते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मान लो नियोन, आर्गन, लिथियम, ये सभी एलिमेंट लिखे जाते हैं। इनका जो मास होता है सर ग्राम में, उस जो उनका मास ग्राम में होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। एक्चुअल में 1 मोल क्या होता है, मान लो क्या होगा मास ऑफ क्या होगा, या मोलर मास लिख लो या एटॉमिक मास लिख लो ना, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन क्या होगा ग्राम होगा, है ना, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। ठीक है, इन ग्राम इन पीरियोडिक टेबल, मान लो पीरियोडिक टेबल में जो भी हमें मास दिया है सर उसको अगर ग्राम में लिखे उसको ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। तो सर ये भी हमने पढ़ा होगा कि भाई 1 मोल इतने मास को तो कहते हैं, तो इतने मान लो 1 मोल कितने एटम के बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक्चुअल में जो पीरियोडिक टेबल में आप मास पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको पूछूं कार्बन, तो आप आंसर देते हो सर कार्बन का मास क्या होता है 12। अगर उसके साथ ग्राम लगाओगे 12 ग्राम किसका मास होता है, वो 1 कार्बन का मास नहीं होता, वो 1 मोल ऑफ कार्बन का क्या होता है, मास होता है। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में जो भी आपको मास पता है एटम का उसके साथ ग्राम लगाओ, अगर ग्राम लगाओगे तो उसमें वो क्या बन गया 1 मोल। 1 मोल में 12 ग्राम मतलब कार्बन में मान लो 1 मोल जो होता है वो 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है ना, कार्बन के मास के बराबर होता है। तो वो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, मान लो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, एटम होंगे। ठीक है, तो ये तो 12 ग्राम क्या हो गया। अगर मैं पूछूं सर मान लो लिथियम, तो मुझे पता है सर लिथियम का वेट कितना होता है एटॉमिक, मतलब 7 ग्राम होता है। तो 7 ग्राम ऑफ जो मान लो लिथियम होगा उसमें भी कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल हमेशा मोल में कितने प्रेजेंट होते हैं, इतने ही प्रेजेंट होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं सर पूछूं 1 मोल मान लो किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है सर, 1 का 14 ग्राम, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हो गया। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, जितना पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट का मास होता है उसमें कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, इतने एटम क्या होते हैं प्रेजेंट, उसे ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। ठीक है, तो चलो यहां से एक बात तो समझ आ रही है सर, जितना मॉलिक्यूलर, इसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, जितना किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसके बराबर होता है सर, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। तो एवोगैड्रो को अगर जनरली लिखें तो जनरली सर Na भी कह देते हैं हम, चलो A ना लिखते हैं, हेलो सिंपल N भी कह देते हैं। N का मतलब क्या है, एवोगैड्रो क्या है, नंबर है ना। मैं अब किस हेलो जब मैं किसी एटम की बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर कार्बन की बात थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं कार्बन लिथियम सभी एटम की बात कर रहा हूं। तो मैं तो क्वेश्चन को मान लो जनरली प्रूव करूंगा, तो जनरली प्रूव करना है तो मुझे पता है सर जो इसका मास होगा उसे हम m लिख लेते हैं। ध्यान से देखो 12, 7, 14 सभी का अलग अलग मास, मैंने जनरली इसी को क्या लिख दिया, m ग्राम लिख दिया। तो मुझे पता है सर m ग्राम जो सब्सटेंस हम लेंगे उसमें कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। तो एवोगैड्रो को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, n से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये मैं जनरली आपको समझा रहा हूं m ग्राम सब्सटेंस में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। m ग्राम एक्चुअल में किसका मास ले रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है उसके मास को हमने क्या मान लिया, m ग्राम। अगर वो लिथियम होगा तो 7 ग्राम, अगर वो नाइट्रोजन होगा तो 14 ग्राम, अगर वो कार्बन होगा तो 12 ग्राम, अगर वो कोई और होगा तो उसका मास उतने ग्राम। उसमें कितने एटम सर, एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं, एटम होते हैं। चलो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि भाई आगे क्या करना है। तो मुझे पता चल गया सर कि भाई m ग्राम है ना, m gram substance has mass
m ग्राम सब्सटेंस हैज एटम, मतलब कितने एटम होंगे m ग्राम सब्सटेंस में 6.022 इंटू सॉरी 6.022 तो मुझे पता है कि सर किसी पर्टिकुलर मास में प्रेजेंट होंगे, हमने तो जनरल माना है, तो उसमें कितने एटम सर n। अभी आपने बताया कि m ग्राम सब्सटेंस में कितने एटम, n एटम होंगे तो 1 ग्राम है ना, n एटम लिख लो, तो 1 ग्राम सब्सटेंस हैज क्या होगा आपका मास होगा है ना, हैज एटम सॉरी, मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने एटम, तो सर ये भी आपने बताया कि m ग्राम 1 से बड़ा ही होगा, अभी आपको बताया 14 20 सभी का मास बताया मैंने लिख के, तो वो क्या है 1 से बड़ा ही है। तो जब मान लो हम छोटे की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इधर वाला इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो यही तो हमने निकालना था। ध्यान से देखो 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने एटम प्रेजेंट है, मुझे पता चल गया n/m एटम क्या है प्रेजेंट है। तो मुझे पता है सर मैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन 1 ग्राम निकालना था, तो मुझे ये तो पता चल गया कि भाई 1 ग्राम में इतने एटम प्रेजेंट है। अब मुझे ये पता करना है कि 1 ग्राम जो एटम 1 ग्राम में जो एटम है वो कितना वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो चलो निकाल लेते हैं, ये तरह से समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्या होगा 1 एटम होगा। तो सर मुझे पता है कि एटम जो होता है वो स्फीयर होता है ना, ये मैंने सुना होगा कहीं से कि भाई एटम जो होता है वो स्फीयर होता है। तो अगर मान लो एक एटम स्फीयर होता है तो मैं एटम का वॉल्यूम पूछूं तो इनडायरेक्टली मैं किसका वॉल्यूम पूछ रहा हूं आपसे, मान लो स्फीयर का वॉल्यूम ही तो पूछ रहा हूं। तो फिर सिंपल सी बात है वॉल्यूम ऑफ 1 एटम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा आपका स्फीयर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मुझे पता है सर किसके बराबर होता है 4/3 पाई r क्या होता है क्यूब होता है। तो सर r का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा एटम हो जाएगा ना, पाई तो मुझे पता कांस्टेंट होता है 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे रेडियस ऑफ क्या हो गया एटम हो गया। तो ध्यान से देखो वॉल्यूम ऑफ एक एटम हमें पता चल गया। तो मुझे पता है सर 1 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट है, इतने एटम प्रेजेंट है। तो चलो एक एटम का वॉल्यूम अगर इतना है ना, इसको ऐसे लिख ले 1 एटम हैज वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्या होगा क्यूब होगा। तो मुझे कितने एटम का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि मुझे पता है 1 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उनका वॉल्यूम निकालना है। तो एक एटम का वॉल्यूम इतना, तो मुझे पता है 1 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट सर, इतने एटम प्रेजेंट। तो फिर n/m एटम हैज क्या होगा था आपका वॉल्यूम। तो मुझे पता है सर जो n/m लिखा है वो 1 से कम होगा या ज्यादा, मुझे कैसा पता चलेगा। तो मैंने अभी आपको बताया तो है कि भाई n/m क्या होगा, हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। n की वैल्यू कितनी है 6.022 into 10⁻23। तो अगर मैं मान लो कार्बन की बात करूं तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर 12 ग्राम। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻23 एटम आपके पास है। तो इसका मतलब 10⁻23 एटम्स मान लो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, यहाँ पे 0.5 आएगा तो यहाँ पे ये पावर तो रहेगी। तो मुझे पता चल गया सर उसमें बहुत ज्यादा एटम क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एक एटम से तो ज्यादा ही होगी। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा हो तो मुझे पता सर इधर ये वाली वैल्यू क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर इधर लिख दो n/m इंटू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये एक्चुअल में क्या निकल गया मतलब m एटम हैज वॉल्यूम इन 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम में n/एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इतना वॉल्यूम क्या करेंगे ऑक्यूपाई करेंगे। तो ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू निकल गई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितना वॉल्यूम, मतलब 1 ग्राम मतलब जो सब्सटेंस है उसमें जो एटम प्रेजेंट होंगे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइंग करेंगे। तो ध्यान से देखो 1 ग्राम में कितने एटम थे, 1 ग्राम में कितने एटम थे n/m एटम हैज वॉल्यूम इन 1 ग्राम, कितना वॉल्यूम वो क्या करेंगे ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो सर मुझे पता चल गया ये वैल्यू तो निकल गई। उसके बाद 2/3 वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस निकालना है। तो मुझे पता है सर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मुझे मास तो पता है कि भाई सब्सटेंस हम कितना कंसीडर कर रहे हैं सर, उसका मास 1 ग्राम है। तो वॉल्यूम हमें निकालना है। तो मुझे पता है सर अगर मास मतलब दिया है वॉल्यूम निकालना है तो हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मुझे पता है सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर सर, मास ऑफ सब्सटेंस होता है अपॉन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो उसका मतलब सर डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो, इसे रो सिंबल कहते हैं, इससे भी इसको डिनोट करते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस मुझे पता है सर m अपॉन क्या हो गया वॉल्यूम। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ही चाहिए। तो वॉल्यूम को मैं इधर ले जाता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस सर किसके बराबर होगा, m अपॉन क्या हो जाएगा रो, ये इधर गया ये इधर आ गया। तो 1 अपॉन मान लो m अपॉन रो हो गया। तो सर कितने मास
की बात कर रहे हैं, हम सब्सटेंस के 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है सर मास तो मुझे गिवन है 1 ग्राम, तो वॉल्यूम जो होगा सब्सटेंस का ना, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सब्सटेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा 1 बाय क्या होगा सर रो होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आ गया, 1 बाय क्या आ गया रो आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, देखो मेरे को 1 ग्राम है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस भी मुझे पता चल गया 1 बाय रो, तो मान लो कितना, इतने एटम जो 1 ग्राम में प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम भी मुझे को पता चल गया इतना, तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर मैं उसमें इसे डालूं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, आपको बात समझ आएगी होगी। अब ये वैल्यू यहाँ पे भरते हैं ऊपर, वहां से हम क्या करते हैं इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं ना, मतलब रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो रेडियस निकालते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन 1 ग्राम, तो कितना वॉल्यूम सर ऑक्यूपाई किया था ये लिखा आपने n बाय m अपॉन इंटू कितना हो गया 4/3 पाई आर क्या हो गया क्यूब हो गया। तो मुझे पता है सर यहाँ पे क्या रिलेशन बताया था एवोगाड्रो सर ने 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस 2/3, तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम कितना आया सर 1 ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम किसके बराबर है 1 बाय रो के बराबर है, तो 1 बाय रो आ गया। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे साइज ऑफ एटम निकालना है। तो मैं आपको पूछूं कि भाई साइज ऑफ एटम निकालना है, तो एटम का साइज निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, एटम सर मुझे पता है कि भाई स्फेरिकल होता है, तो अगर स्फेरिकल होता है मुझे उसका रेडियस पता चल जाए तो साइज ऑफ एटम भी तो पता चल गया, क्योंकि रेडियस पता है तो मुझे पता है सर साइज ऑफ एटम किसके बराबर 4/3, वॉल्यूम ऑफ एटम का मतलब साइज ऑफ एटम ही तो होता है सर। तो अगर मुझे पता है रेडियस पता चल गया तो वॉल्यूम पता चल गया, तो वॉल्यूम पता चल गया तो साइज ऑफ एटम क्या चल गया पता चल गया। तो फिर इनडायरेक्टली मुझे निकालना क्या है रेडियस निकालना है, तो रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं, रेडियस इधर ही रहने देते हैं तो बाकी सारे उधर ले जाते हैं 2/3 इंटू 1 बाय रो। तो ध्यान से देखो इधर जाके ये सभी उल्ट जाएंगे ना, उल्ट पुल्ट हो जाएंगे, ऊपर क्या हो गया m अपॉन क्या आ गया n आ गया, तो ये उधर जाके उल्टेगा कितना आ जाएगा 3 बाई कितना आ गया 4, तो पाई नीचे आ जाएगा ना, पाई आ गया, तो यही बना। अब जो कटता है उसे काट दो, तो वहां से क्या बनाओ रिलेशन बनाओ। तो ध्यान से देखो इधर 3 से 3 कट गया और कोई कटा, हाँ 2 से 4 मरा तो 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया r क्यूब आ गया। r क्यूब किसके बराबर आई सर m, ऊपर अकेला m ही है, नीचे 2 को आगे लिख लेते हैं 2, पाई को उसके पीछे लिखते हैं रो इंटू कितना आ गया सर आपका n आ गया। ठीक है, तो उसके बाद r क्यूब है, तो मुझे पता है सर इधर जो क्यूब होता है उधर जाके क्या हो जाता है क्यूब रूट हो जाता है, तो उसे क्यूब रूट में कन्वर्ट कर देते हैं 1/3, तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो गई m अपॉन क्या हो गया 2 पाई रो इंटू n की पावर 1/3। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि r की वैल्यू कैसे पता चलेगी, अब ध्यान से देखो r आपको कैसे पता चलेगा इस पे डिपेंड कर रहा है। m का मतलब क्या था मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही होगा। जैसे मैं पूछूं कि भाई कार्बन, अगर हम कार्बन कंसीडर कर रहे होंगे तो कार्बन का मास हमें पता है कितना होता है सर 12 ही तो मास होता है मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे 12 ग्राम भर देंगे। 2 भी हमें पता है, पाई की वैल्यू सर हमें पता है 3.14, उसके बाद n तो एवोगाड्रो नंबर है, तो एवोगाड्रो नंबर सर हमें पता होता है कितने होते हैं 6.022 into 10⁻23, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस चाहिए, तो डेंसिटी तो मैं निकाल ही सकता हूँ। डेंसिटी निकालनी आसान है, डेंसिटी निकालनी क्यों आसान है कि सर मुझे पता है कि मैं मान लो एक है ना, मान लो एक ये वाला बर्तन लूं, इसमें मैं क्या डाल दूं, मान लो n नंबर ऑफ एटम डाल दूं, है ना, इसमें मैं क्या करूं n नंबर ऑफ एटम डाल लूं, तो n नंबर ऑफ एटम का मास मैं निकाल सकता हूं। मैंने मोल कंसेप्ट पढ़ा सर, उसमें वॉल्यूम और मास का क्या होता है रिलेशन होता है। अगर मेरे पास मान लो क्या है कि भाई मास पता है ना, n नंबर ऑफ मतलब वॉल्यूम और मास का भी रिलेशन होता है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम का भी रिलेशन होता है। तो सर मुझे पता है कि अगर मेरे को पता चल जाए कि इसके अंदर कितने एटम है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, और मान लो मोल कंसेप्ट अप्लाई करके मैं क्या निकाल सकता हूं एटम और वॉल्यूम का क्या निकाल सकता हूं रिलेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर मोल कंसेप्ट समझना है तो फिर केमिस्ट्री की मेरी वीडियो देख लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे इन सभी में क्या होता है रिलेशन होता है, डेंसिटी में, मान लो वॉल्यूम में, मास में, ये सभी में क्या रिलेशन होता है। तो अगर आप मान लो नंबर ऑफ एटम और मास ये सभी में रिलेशन निकाल सकते हैं मोल कंसेप्ट से, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो। अगर आप डेंसिटी निकाल दोगे तो डेंसिटी जहां पे भर देंगे तो डेंसिटी निकल गई, तो मैं क्या निकाल सकता हूं आर के वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मुझे पता है सर डेंसिटी की वैल्यू मैं वहां से निकाल सकता हूं, या कहां से मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट में मेरे को सब पता है कि मान लो सभी का रिलेशन पता है, एटम का, वॉल्यूम का और मास का रिलेशन पता है, उन सभी को कनेक्ट करके वहां से मैं क्या निकाल लूंगा, उनमें एटम
और मास में रिलेशन निकालूंगा, एटम मतलब वॉल्यूम और मास में रिलेशन निकालूंगा, और वॉल्यूम और मास को डिवाइड करूंगा तो मुझे पता सर डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस पता चल जाती है। तो डेंसिटी यहाँ पे भरूंगा तो वहां से क्या निकल जाएगा, रेडियस। तो रेडियस निकल गया सर, इनडायरेक्टली मेरे को क्या निकल गया, साइज ऑफ एटम पता चल गया, क्योंकि रेडियस से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं एटम का। अगर मेरे को वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम ही तो साइज होता है भाई किसी का। मान लो स्फीयर है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वही तो उसका क्या होगा, साइज होगा। तो इसी के साथ ये दो टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाने थे ये खत्म हुए, ठीक है। तो ये वैसे डिफिकल्ट टॉपिक है बट अगर ध्यान से समझोगे तो इजीली आपको क्या आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मान लो हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड वाला, मान लो डिस्टेंस मेजर करने वाला पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।